हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर। और मैं हूं आपका गुरु सर सत्येंद्र सर, लेके आ गया हूं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले जितने भी हमारे नर्सिंग स्टूडेंट हैं, एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग, उन सभी का धन्यवाद जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता है, आप कुछ काम आता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करें और उससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के, एक मोटिवेशन लाइन के साथ कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा। इसी मोटिवेशन लाइन जोश जुनून के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या कुछ है खास। जैसे कि आप सभी देख लिया, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये टॉपिक जो हमने लिया है आज, ये लिया हमने पीडिया से, जिसमें क्या होता है बहुत बार बच्चों के यहाँ लंग्स प्रॉपर मेच्योर नहीं हो पाते हैं समय से पहले, अगर डिलीवरी हो जाती है या किसी कंडीशन की वजह से भी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे देखने मिलता है डेफिशिएंसी एंड एब्सेंस ऑफ सर्फेक्टेंट, यानी कि यहाँ पे डेफिशिएंसी देखने मिलती है, कमी, या फिर एब्सेंट देखने मिलता है सर्फेक्टेंट इन द लंग्स इज कॉल्ड आरडीएस, यानी कि लंग्स के अंदर यहाँ पे प्रॉपर मात्रा में हम कह सकते हैं जितना बनना चाहिए सर्फेक्टेंट उतना नहीं बन पाता या फिर कमी रहती है या एब्सेंट, जिसकी वजह से यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को हमें मिलता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया यहाँ पे कि सर्फेक्टेंट की कमी है। अब सर्फेक्टेंट होता क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे कि इट इज केमिकल सब्सटेंस फॉर्म्ड, यानी कि ये एक तरह का केमिकल होता है सब्सटेंस फॉर्म। और ये क्या होता है, ये बनता है दो चीजों से सर्फेक्टेंट। यहाँ पे एक तो सबसे पहले फॉस्फोलिपिड, जो कि 90% सर्फेक्टेंट में 90% जो होता है वो होता है यहाँ पे फॉस्फोलिपिड, और उसका 10% यहाँ पे होता है वो होता है यहाँ पे प्रोटीन। तो ये दो चीजों से मिलके बनता है हमारा क्या चीज, सर्फेक्टेंट। ये सर्फेक्टेंट हमारा दो चीजों से मिलके बनता है, दो चीजों से, एक पहला हमारा हो गया फॉस्फोलिपिड, दूसरी प्रोटीन, इन दो चीजों। अब हम देखते हैं फॉस्फोलिपिड में आखिर क्या होता है। तो फॉस्फोलिपिड में अगर हम देखें तो इसमें देखने मिलता है लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन, ये दो चीज यहाँ पे इसमें देखने को स्पेसिफिक मिलती है फॉस्फोलिपिड में, यानी इससे ही फॉस्फोलिपिड कहीं ना कहीं बना हुआ है। अब हम बात करें यहाँ पे फॉर्म की, कि इस फॉस्फोलिपिड को हम ये कह सकते हैं सर्फेक्टेंट एक तरह से, कि सर्फेक्टेंट को बनाता कौन है आखिर लंग्स में। तो लंग्स में जो सर्फेक्टेंट बनाता है वो बनाती है हमारी एल्वुलर टाइप सेकेंड जो सेल होती हैं वो, या फिर हम दूसरे नाम से भी इन्हें जानते हैं नीमोसाइट टाइप सेकेंड सेल। ये सेल जो स्पेसिफिक होती हैं, ये सेल बनाती हैं सर्फेक्टेंट को। और ये सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है, ये एक तरह से लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई होते हैं उनको कोलैप्स नहीं होने देती हैं, यानी कि उन एल्वुलाई के अंदर जब सर्फेक्टेंट जो एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, वो उसमें रहेगा तो जिसके से वो कोलैप्स नहीं होंगे, यानी कि सिकुड़ेंगे नहीं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। जिसके बाद हम यहाँ पे देखें अगर, तो क्या देखते हैं यहाँ पे, स्टेरॉयड हार्मोन्स स्टिमुलेट दिस सेल टू प्रोड्यूस, यानी कि ये कह सकते हैं कि इन सेलों को कौन आदेश देता है कि सर्फेक्टेंट को बनाएं। तो यहाँ पे स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होता है वो स्टिमुलेट करता है इन सेलों को, जो क्या करती हैं फिर प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि एक तरह से बनाती हैं सर्फेक्टेंट को। बहुत बार क्या होता है, जो डायबिटिक मदर होती हैं, और डायबिटीज मदर क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन डिक्रीज उनमें देखने मिलता है। जो डायबिटिक मदर होती है उनमें स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है वो डिक्रीज देखने मिलता है। क्यों डिक्रीज देखने मिलता है, क्योंकि इंसुलिन जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा, इंसुलिन क्या करता है कहीं ना कहीं स्टेरॉयड हार्मोन्स को कंप्रेस करता है एक तरह से। इसलिए यहाँ पे जब भी डायबिटीज मदर होगी तो उसमें क्या होगा, इंसुलिन की मात्रा ज्यादा वहां देखने मिलेगी बच्चे में, जिसकी वजह से बच्चे में क्या है, प्रॉपर मात्रा में सर्फेक्टेंट नहीं बन पाता है और बच्चा में डिस्ट्रेस में देखने मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे किस समय पे जो सर्फेक्टेंट है बनना स्टार्ट हो जाता है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है हमें स्पेशली 20 वीक्स में, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें जो है सर्फेक्टेंट देखने को मिलता है, बनना स्टार्ट हो जाता है। और कंप्लीट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 35 यानी कि 35 वीक पे जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा सर्फेक्टेंट, यानी कि जो हार्मोन्स बन रहा था सर्फेक्टेंट वो कंप्लीट देखने को मिल जाता है हमें यहाँ पे 35 वीक। जिसके बाद यहाँ पे हम बात करें
अदर नॉर्मल रेशियो की अगर कि लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन जो होता है वो नॉर्मल यहाँ पे कितना रेशियो में देखने को मिलता है, तो 2:1 यानी कि 2:1, यानी कि लेसिथिन अगर 2 है तो स्पिंगोमाइलिन 1 देखने को मिलेगा। ये हमें नॉर्मल रेशियो देखने को मिलता है। वीक के अकॉर्डिंग हम बात करें अगर तो कितना हमें देखने को मिला रेशियो, तो 28 वीक पे हम यहाँ पे देखें तो लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन यहाँ पे 2:1 देखने को मिलता है। 32 वीक पे यहाँ पे अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वहां पे लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन जो होगा सर्फेक्टेंट में वो कम देखने को मिलेगा, 1:1 ही देखने को मिलेगा। बट यहीं यहाँ पे टर्म पे अगर पैदा होता है कोई बच्चा तो यहाँ पे उतना यानी कि 2:1, यानी 28 वीक का और 37 वीक का दोनों का रेशियो सेम ही देखने को हमें मिलता है। इसके बाद हम अगर नॉर्मल असेसमेंट या फाइंडिंग की बात करें तो क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे उस बच्चे में जिसमें सर्फेक्टेंट की कमी है। तो सिम्टम अपीयर होंगे ये 5 से 6 घंटे बाद आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी कोई बच्चा अगर पैदा होता है डिलीवरी के बाद 5 से 6 घंटे बाद हमें पता चलेगा कि उस बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। अब क्या क्या हमें सिम्टम देखेंगे बच्चे में, सबसे पहले नेजल फ्लेयरिंग। नेजल फ्लेयरिंग का मतलब होता है बच्चा बहुत ही ज्यादा सांस जब लेने की कोशिश करेगा तो हमारे जो नेजल्स होंगे फ्लेयरिंग वो क्या होगा, एकदम वाइड, एकदम इस तरह से वाइड हो जाएंगे एकदम। और इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, जो उसकी स्पेशली रिप्स जो होंगी वहां पे क्या देखने को मिलेगा, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्रंटिंग साउंड, एक साउंड देखने को मिलेगा ग्रंटिंग, जैसे मशीन वगैरह चलती है ना ये साउंड आता है उस तरह के देखने को मिलेगा ग्रंटिंग साउंड। टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा और यहाँ पे साइनोसिस भी देखने को मिलेगी। इन लेट साइन की अगर हम बात करें कि लेट साइन क्या देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज देखने को मिल सकती है। और ये क्या और क्यों देखने मिले, इन दिस कंडीशन एलुलाई कोलैप्स, और ये कंडीशन क्यों देखने मिली क्योंकि यहाँ पे इस समय तक क्योंकि लेट साइन है, कहीं नहीं सीवियर फॉर्म हो चुका है यहाँ पे आरडीएस, तो यहाँ पे कोलैप्स हो चुके हैं यहाँ पे एलुलाई। इसके बाद हम डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम करते हैं सेक टेस्ट। ठीक है, सेक टेस्ट करते हैं, ये कब करते हैं हम, एंटीनेटल डायग्नोसिस। आपको पता होगा एंटीनेटल, इंटरनेटल और पोस्टनेटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पे प्रेगनेंसी को। तो यहाँ पे सेक टेस्ट जो हम यहाँ पे इस समय कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एंटीनेटल डायग्नोसिस। इस समय हम कैसे करेंगे, 0.5 ml तो हम एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे और 0.5 ml जो है वो हम एनएस लेते हैं और 1 ml इसमें हम एथेनॉल मिलाते हैं जो कि 95% कंसंट्रेशन में होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेक द ट्यूब फॉर 1 से 2 मिनट, यानी कि हम सेक करते हैं उस ट्यूब को 1 से 2 मिनट के लिए ताकि तीनों चीज कंबाइन हो जाए उसमें। इसके बाद हम प्लेस कर देंगे उसे वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन हम प्लेस कर देते हैं जो हमने वहां पे सेक टेस्ट में मिक्स किया है तीनों चीजें 15 मिनट के लिए। और फिर हम देखते हैं उसे अगर बबल उसमें प्रेजेंट है, जो भी तीनों कंबाइन के लिए फ्लूइड बना है उसमें अगर बबल प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल लंग्स हैं, यानी कि मेच्योर लंग्स हैं बेबी के। अगर वहां पे बबल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अबनॉर्मल लंग्स हैं और इमेच्योर लंग्स हैं, कहीं ना कहीं सर्फेक्टेंट वहां पे सफिशियंट मात्रा में नहीं बना है। इसके बाद हम बात करें आफ्टर डिलीवरी का, अगर तो आफ्टर डिलीवरी हम सेक टेस्ट कर सकते हैं और इससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं। तीसरा हमें जो डायग्नोसिस देखने मिलती है वो देखने मिलती है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से भी हमें पता चल जाएगा कि बच्चे में आरडीएस की समस्या है। इसके बाद हम अगर मैनेजमेंट की बात करें हम तो मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो इनिशियल असेसमेंट, यानी कि इनिशियल अगर हम ट्रीटमेंट देना है तुरंत बच्चा पैदा हुआ और हमें पता चला है वहां पे, तो इनिशियल हम क्या कर सकते हैं, O2 थेरेपी दे सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं उस बच्चे को, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, CPAP, यानी बच्चे को वेंटिलेटर पे हम एक तरह से हम ले सकते हैं वेंटिलेटर पे। और वेंटिलेटर पे भी बहुत सारे मोड होते हैं, अगर आपने वेंटिलेटर टाइप पढ़े होंगे तो बहुत सारे मोड होते हैं, नहीं तो अगर आपने नहीं पढ़े तो प्लीज कमेंट में बताना, मैं वेंटिलेटर पे भी एक वीडियो लेके आऊंगा आप सभी के लिए, कौन कौन से टाइप के वेंटिलेटर, कौन कौन से मोड होते हैं उसमें और किस समय पे कौन सा यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो मोड यूज करेंगे वो करते हैं CPAP। CPAP क्या होता है, इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, यानी कि कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये इसका फुल फॉर्म होती है। एक तरह से कंटिन्यू जो है पॉजिटिव प्रेशर जो है बच्चे को दिया जाएगा ताकि उसके जो लंग्स के अंदर एल्वुलाई है वो कोलैप्स नहीं हो। इसके बाद हम बात करें डेफिनेट ट्रीटमेंट की। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं रिप्लेसमेंट कर सकते हैं सर्फेक्टेंट की।
क्योंकि बच्चे में सर्फेक्टेंट कमी है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? एडमिनिस्टर करेंगे यहाँ पे सर्फेक्टेंट को इंट्राट्रेकियल रूट से, किसके द्वारा? ईटी ट्यूब, यानी कि एंडोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा हम यहाँ पे क्या करें? इंट्राट्रेकियल रूट में एडमिनिस्टर कर रहे हैं सर्फेक्टेंट को, ऐसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। अगर हम बात करें प्रिवेंशन की, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन का मतलब है कि उस समय जिस समय महिला प्रेग्नेंट है उस समय ही अगर हम चाहते हैं कि बच्चे में आरडीएक्स समस्या नहीं हो आगे जाके, तो हम क्या करें? फर्स्ट अगर हम वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो बीटामेथासोन यहाँ देखने को मिलती है, जो प्रिवेंट करती है कहने की आरडीएक्स को। और ये क्या करेगी? और एडमिनिस्टर करते हैं हम इसे मदर को, और एक चीज प्रिवेंट करना है तो बच्चे को नहीं दे रहे हैं हम, ये मदर को दे रहे हैं। ठीक है, तो मदर में हम देंगे यहाँ पे आईवी रूट में, और कितना? 12 mg यहाँ पर डे के हिसाब से हम यहाँ पे बीटा मेथासोन देते हैं। बात करें सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस की, तो यहाँ पे डेक्सामेथासोन हमें सेकेंड चॉइस देखने को मिलती है। इसका भी रूट हमें IM ही देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे डोज कहीं ना कहीं कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे डोज कितनी रहेगी? 6 mg पर डे के हिसाब से डोज रहेगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आपको जरूर ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं ना कहीं भूल गए हो, आपको समझ में नहीं आया हो, तो एक बार आप रिवर्स करके बैक करके वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जहां लोगों को आप शेयर करें और बताएं उन्हें कि इस चैनल पे वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको, जो आपके एग्जाम में, आपके कॉलेज के एग्जाम हो, चाहे आपके कंपटीशन एग्जाम हो किसी तरह के, या CHO जो भी एग्जाम हो आपके कंपटीशन के, उन सभी में ये टॉपिक आने के चांस ज्यादा रहते हैं। मैं उन्हीं टॉपिकों को ज्यादा लेके आता हूँ वो जो टॉपिक आपके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। चलिए आज यहीं पे हम क्लास अपनी समाप्त करते हैं, फिर लेके आएंगे एक नई वीडियो, एक नई नॉलेज, एक नए जोश जुनून के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपका गुरु सर सत्येंद्र सर, आप देख रहे हैं नर्सिंग ट्यूटर। जय हिंद।